मैं अपने कमरे की साफ सफाई कर रही थी। तभी मुझे याद आया कि खाना बनाने का टाइम हो गया है। तभी मैंने सोचा कि चलो काम वाली बाई से कहकर दाल चढ़वा देती हूँ। मैंने कई बार काम वाली को आवाज़ लगाई, लेकिन उसने सुना ही नहीं। इसलिए मैं गुस्से में आकर बाहर की तरफ गई। मैंने सारी ओर देखा, मुझे काम वाली कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। जब मैं थोड़ा सा और आगे गई तो मुझे अपने ससुर जी के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी। जब मैंने अपने ससुर जी के कमरे का थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखा तो वह देखकर मैं एकदम से घबरा गई। और घबराहट में मैं वहाँ से जल्दी से भागती हुई रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर के बाद ही जब मैं रसोई में घर में खाना बना रही थी तो वहाँ पर मेरे ससुर जी आ जाते हैं और मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या बात है बहू, तुम मेरे कमरे में ताका झाकी क्यों कर रही थी? क्या तुमने मेरे कमरे में कुछ देखा? मैंने घबरा कर अपने ससुर जी की तरफ देखा और डरते हुए कहा, नहीं नहीं ससुर जी, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। मेरे चेहरे से डर के मारे पसीना टपक रहा था। आखिर मैंने अपने ससुर जी के कमरे में क्या देखा था? मेरी शादी विनय के साथ लगभग 1 साल पहले हुई थी। मैं और विनय दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। फिर हम दोनों में प्यार हुआ और घर वालों की रजामंदी से हमने शादी कर ली। मेरे ससुराल में मेरी सास, ससुर जी, मेरा देवर और पति रहता है। मेरी सास बहुत ही बीमार रहती है, जिसकी वजह से वे अपने बिस्तर से नहीं उठ पाती। उनको लकवा मारा हुआ है, इसलिए घर में काम काज के लिए एक काम वाली बाई लगाई हुई है। वैसे तो रसोई का ज़्यादातर काम मैं अपने आप ही करना पसंद करती हूँ। बाकी सासू माँ की सेवा में भी मैं कोई कमी नहीं छोड़ती। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि मैं अपने ऑफिस गई हुई होती हूँ तो उस समय घर में काम वाली बाई की ज़रूरत पड़ती है। विनय और मैं रोज़ सुबह अपना काम खत्म करके तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मैं घर का ज़्यादातर काम खत्म करके जाया करती, बाकी बचा हुआ काम काम वाली बाई कर दिया करती। मेरी सास पिछले कई सालों में ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी हुई है और मेरी शादी से पहले ही काम वाली बाई मेरी सास की देखभाल करती हैं। एक दिन जब मैं रसोई की साफ सफाई कर रही थी, तब मैंने रसोई घर में बहुत सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ देखा। तो मैं समझ गई कि यह काम जरूर काम वाली बाई का ही होगा। ये देखकर मैंने अपनी काम वाली को आवाज़ लगाई और उसे बिखरा हुआ सामान दिखाते हुए डांट लगानी शुरू कर दी। लेकिन तभी थोड़ी देर में मेरे ससुर जी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, अरे नहीं नहीं बहू, तुम इसे कुछ मत कहो। यह सामान तो मुझसे बिखर गया था। हाँ, मैंने इसको कहा जरूर था कि वहाँ से सफाई कर दे, लेकिन शायद तुम्हारी सास की देखभाल करने के चक्कर में वह भूल गई हो। ससुर जी के कहने के बाद मैं काम वाली को कुछ नहीं बोला पाई। उस दिन पूरा दिन मेरा घर की साफ सफाई में ही निकल गया, इसलिए मैं काम खत्म करके थक हार कर लेट गई। और लेटने से पहले मैंने काम वाली से कह दिया कि सबके लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाकर रख दे। लेकिन जब मैं लेटने गई तो मुझे बहुत बेचैनी महसूस होने लगी। मैंने सोचा थोड़ी सी कॉफ़ी बनाकर पी ली जाए। लेकिन जैसे ही मैंने रसोई में देखा तो काम वाली खिचड़ी बना रही और ससुर जी भी उसके साथ खड़े हुए हैं। वह दोनों इस तरीके से आपस में बात करते हुए काम कर रहे थे जैसे वे मालिक और नौकरानी नहीं, कोई दोस्त हो। मैं ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि पापा जी बात करते करते बार बार काम वाली के कंधे पर हाथ रख रहे थे और काम वाली भी पापा जी को कुछ भी नहीं कह रही थी। मैंने रसोई में जाते ही काम वाली को आवाज़ लगाकर कहा, अरे तुमने अभी तक खिचड़ी नहीं बनाई है? खिचड़ी बनाने में कितना टाइम लगता है? मैंने सारे घर का काम खत्म कर दिया था और तुम्हें थोड़ी सी खिचड़ी बनाने में भी देर लगती है। जब मैं अपनी काम वाली को डांट रही थी तभी मेरे ससुर जी मुझे अजीब तरीके से घूर रहे थे। फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मैंने बस काम वाली से इतना कहा कि जैसे ही खिचड़ी बन जाए तो माँ जी को खिला देना और मुझे भी बता देना, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। उस दिन के बाद से कई दिनों तक तो काम वाली ने काम सही तरीके से करा। एक दिन छुट्टी के दिन मैं अपने कमरे की अलमारी की सफाई कर रही थी। तभी मुझे याद आया कि अरे अभी तक तो मैंने खाना भी नहीं बनाया है। मैंने सोचा कि चलो आज दाल चावल बनाती हूँ और साथ में एक सूखी सब्जी बना लूँगी। मैं काम वाली से कहकर दाल चढ़वा लेती हूँ और सब्जियाँ कटवा लेती हूँ ताकि जल्दी से खाना बना दूँ। मैंने ये सोचकर जैसे ही काम वाली को आवाज़ लगाई तो काम वाली ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे लगा अरे अभी तक उसके जाने का टाइम भी नहीं हुआ, फिर वह आवाज़ क्यों नहीं दे रही। मैंने गुस्से में आकर बाहर निकल कर देखा। जब मैं बाहर जाकर देखा तो मुझे वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। मैंने थोड़ा और आगे जाकर देखा तो मुझे ससुर जी के कमरे से किसी के बात करने की आवाज़ आ रही थी। सासू माँ तो बिल्कुल भी बोल नहीं सकती, तो फिर ससुर जी किससे बातें कर रहे हैं और अंदर से आवाज़ तो किसी औरत की आ रही है। मैंने थोड़े से दरवाज़ा खोल कर देखा। जो मैंने देखा उसको देखकर मैं बिल्कुल ही हैरान रह गई, क्योंकि ऐसा देखने की तो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं डर के मारे थर थर काँपती हुई जल्दी से भागकर रसोई में चली गई और रसोई में खाना बनाने की तैयारी करने लगी। लेकिन खाना बनाते बनाते मुझे ससुर जी के कमरे में जो मैंने देखा उसी का ख्याल आ रहा था। जैसे ही खाना बनाते बनाते मैं उसी बात के बारे में सोच ही रही थी
कि तभी इतनी देर में मेरे ससुर जी रसोई में आ गए और उन्होंने मुझसे कहा, क्या बात है बहू, थोड़ी सी परेशान लग रही हो। मैंने घबराते हुए ससुर जी से कहा, नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मेरे ससुर जी धीरे धीरे करके मेरे करीब आए और उन्होंने मेरे कंधों पर दोनों हाथ रख लिए और मुझसे कहा, बहू क्या तुम अभी थोड़ी देर पहले मेरे कमरे के अंदर झांक रही थी क्या? तुमने मेरे कमरे में कुछ देखा था? मैंने अपने ससुर जी से डरते हुए कहा, नहीं पापा जी, मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन मेरे ससुर जी फिर भी मुझे घूरते हुए कहने लगे, बहू अगर तुमने गलती से कुछ भी देख लिया हो तो बस अपनी बात को वहीं की वहीं दबा के लेना। और तुम ये हमारी काम वाली को डांटती रहती हो ना, अपनी इस आदत को भी बदल लो, क्योंकि कोई उसे डांटे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने घबराते हुए हाँ मैं सिर हिला दिया। मेरा पूरा चेहरा पसीना पसीना हो रहा था। फिर मेरे ससुर जी वहाँ से चले गए, लेकिन मैं उनके कमरे में जो हो रहा था उसके बारे में सोच सोच कर अभी भी घबराई जा रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि वे सारी बातें अपने पति को बता दूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वे मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, वह तो अपने पापा की ही बात मानेंगे। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। फिर मैंने एक दिन जब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि काम वाली और पापा के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है, तो मैं चुपचाप से पापा जी के कमरे की खिड़की की तरफ गई और मैंने वहां पर अपना फ़ोन वीडियो मोड पर लगाकर छोड़ दिया। और फिर मैं ससुर जी के कमरे के दरवाजे की तरफ जाकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। मेरा दरवाजे पीटने पर काम वाली ने दरवाज़ा खोला। मैंने काम वाली को गुस्से में देखा और उसे हाथ से पीछे की तरफ धक्का देकर कमरे के अंदर चली गई। मैंने अपने ससुर जी से कहा, बस पापा जी, अब बहुत हो गया। अगर आप अब आपने ये सब हरकत नहीं छोड़ी तो मैं सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी, और सबसे पहले आपके बेटे को। तभी ससुर जी ने मुझसे बहुत ही गुस्से में घूरते हुए कहा, अच्छा लेकिन तुम्हारी बात का यकीन कौन करेगा और तुम बताओगी क्या? मैंने ससुर जी से कहा, पापा जी मैंने विनय को यहाँ पर बुला लिया है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, और साथ ही मैंने यहाँ पर पुलिस को भी बुला लिया है। पुलिस का नाम सुनते ही काम वाली घबराने लगती। लेकिन पापा जी उसी रोब के साथ मुझसे कहने लगते हैं, उसको क्या बताओगी कि यहाँ पर क्या हो रहा था? मैंने कहा, मैं जो बताऊंगी वह बताऊंगी, और पुलिस को भी मेरी बात पर यकीन करना पड़ेगा। आप पहले उन लोगों को आने तो दीजिए। इतने में मैं ससुर जी से बात कर ही रही थी, तभी पहले पुलिस घर पर आ गई। पुलिस के आने के थोड़ी देर बाद ही विनय भी घर पर आ गया। विनय ने जैसे ही घर पर पुलिस को देखा तो वे एकदम घबरा गए। उन्होंने मुझसे कहा, अरे ये क्या हुआ? मैंने विनय को शांत करते हुए कहा, विनय क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि तुम्हारी माँ इतने सालों से ऐसे ही बिना कुछ बोले, बिना चले बिना खाए कैसे अपने बिस्तर पर पड़ी हुई है? आखिर उन्हें हुआ क्या है? तभी विनय ने कहा कि पापा जी ने बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वे अपंग हो गई है। अब वो ना कुछ बोल सकती ना कुछ सुन सकती हैं। लेकिन मैंने तभी कहा, पापा जी ने आपसे झूठ बोला है। मैंने जल्दी से खिड़की से अपना फ़ोन उठाया और वह वीडियो पुलिस और विनय को दिखा दी। वीडियो देखने के बाद उन सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वीडियो में पापा जी और कामवाली दोनों मिलकर मेरी सासू माँ को अपाहिज बनाने वाले इंजेक्शन दे रहे थे, जिसकी वजह से मेरी सासू माँ सालों साल इसी हालत में पड़ी रहती। जैसे ही पुलिस ने वह वीडियो देखी तो मेरे ससुर जी को पकड़ कर ले गई, और साथ ही में काम वाली को भी। विनय ने अपनी माँ का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाया, और कुछ ही महीनों के बाद उनकी माँ बोलने लगी और धीरे धीरे करके चलने लगी। फिर विनय ने मेरा धन्यवाद किया कि मेरी वजह से उसकी माँ आज उनके पास है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।